हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीलिया फ्लैजिला के जो कोर स्ट्रक्चर है उसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, सेंट्रियोल के बारे में और इनके कोर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कल हमने बात की थी कि सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी अरेंजमेंट होती है कुछ, जिससे वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। तो उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट को पढ़ने वाले हैं कि सीलिया में कौन सी अरेंजमेंट पाई जाएगी, फ्लैजिला में कौन सी अरेंजमेंट पाई जाएगी, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में कैसी अरेंजमेंट पाई जाएगी, उनके बारे में पढ़ेंगे आज, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जो कोर स्ट्रक्चर है, जो कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में। अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो वो एक ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो पिगमेंट कंटेन करती हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ट्रैप करेंगे लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करेंगे उनको, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करेंगे लाइट कलर को। ठीक है, और बेसिकली पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे लाइट एनर्जी को और उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे लाइट रिएक्शन में विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स। ओके, ठीक है जी। और एंजाइम्स की हेल्प से भी, एंजाइम्स भी होंगी कुछ ना कुछ रिएक्शंस में। फिर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हमने प्लास्टिड्स को बांटा था। अगर जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है और ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट है और अदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो उसको बोला था हमने क्लोरोप्लास्ट। फिर देखा हमने एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें था फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स और ज़ेंथोफिल जैसे पिगमेंट्स। ठीक है, फिर हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज प्लास्टिड्स हैं। स्टोरेज प्लास्टिड्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो कुछ ना कुछ स्टोर करके रख रहे हैं। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट है तो स्टार्च की स्टोरेज कर रहा होगा। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट है तो प्रोटीन की स्टोरेज कर रहा होगा और इलियोप्लास्ट है तो फैट्स एंड ऑयल की स्टोरेज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये थे स्टोरेज प्लास्टिड्स। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनॉमस है, डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, आरएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ग्रैना मतलब स्टेक, ठीक है, और उसमें सिंगल उठाया तो मैंने उसको बोला ग्रैनम और थाइलाकॉइड। इसके ऊपर होते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट और एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकती हैं फॉर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, ट्रैप करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम यूज कर रहे होंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो उसके अंदर क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, तो उनको बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क रिएक्शंस। ओके, तो वो स्ट्रोमा में होती हैं। डन, तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। ओके, फिर हम पढ़ रहे थे हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में, जिसमें हमने पढ़ा ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ये 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। साइटोस्केलेटल एलिमेंट वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेल को शेप देते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। ओके, फिर हमने देख रहे थे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, देन माइक्रोफिलामेंट्स, ये होता है डायमीटर का ऑर्डर। ओके, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन बोले तो अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, तो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन एक चेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट की अगर बेसिकली एक सिलेंडर बन गया, प्रोटोफिलामेंट 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 प्रोटोफिलामेंट, ठीक है, सिलेंडर बना देते हैं प्रोटोफिलामेंट से, तो फिर हम उसको बोलते हैं हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे बनता है माइक्रोट्यूब्यूल। और कितने प्रोटोफिलामेंट्स लगेंगे, 13 प्रोटोफिलामेंट का सिलेंडर। 13 प्रोटोफिलामेंट्स ऐसे लगा दिए हैं, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। फिर इसको 13 ऐसे ही प्रोटोफिलामेंट एक बना, 13 ऐसे लगा दिए, तो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ओके डन, तो इस तरीके से बनता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है जी, तो ये थी कल की क्लास की रिवीजन। उसके बाद हमने सीलिया फ्लैजिला के बारे में पढ़ा। सीलिया क्या है, ओवर्स की तरह काम करते हैं। फ्लैजिला क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो सेल को मूवमेंट करवा रहा है और फ्लूइड की मूवमेंट भी करवा सकता है। सीलिया की बात करें तो फ्लूइड की मूवमेंट करवा सकता है और सेल की मूवमेंट करवा रहा है। ओके, अगर हम बात करें पैरामीशियम में तो सेल भी मूव कर सकता है और फ्लूइड की मूवमेंट भी हो सकती है। बट अगर हम खुद के सेल्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमने सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या सेल्स मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम सीलिया की मदद से जो भी पार्टिकल को हमने मूव करवाना है हम फ्लूइड के थ्रू मूव करवा देंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर की रिवीजन हो गई है। ओके, सीलिया फ्लैजिला सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो कोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं।
हाँ जी, तो सीलिया और फ्लैजिला के बारे जो अंदर कोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे ये बन रही हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की, हमने पढ़ा था कि सीलिया और फ्लैजिला में अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट हो सकती है। वैसे तो सीलिया एंड फ्लैजिला में एक ही अरेंजमेंट होती है, बट बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे जिनकी मदद से हमें दिखेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है वैसे तो, बट उनका अलग अरेंजमेंट होगा जिससे हमें पता लगेगा कि अच्छा ये वाले स्ट्रक्चर में ये अरेंजमेंट है तो ये वाले में ये अरेंजमेंट है, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला में जो पाया जाता है वो होता है एक्सोनीम स्ट्रक्चर, एक्सोनीम स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सोनीम के बारे में अभी हम पढ़ते हैं कैसा होता है ये स्ट्रक्चर। डेफिनेशन की बात करें, सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि सीलिया की बात करें तो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है, हाँ जी, ठीक है। और फ्लैजिला की बात करूँ तो ऐसे है, तो सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं, एक प्रेजेंट हो सकती है, 2 से 3 प्रेजेंट हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसे कह दो नहीं प्रेजेंट होंगी, बट सीलिया काफ़ी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो सीलिया छोटी होती है, ज़्यादा नंबर में हो सकती है, और लाइक मूवमेंट, चप्पू की तरह मूवमेंट होती है, नाव को भी चलवा लेगी और हमारे पानी को भी मूव करवाएगी। फ्लैजिला लंबी होती है, छोटी मतलब छोटी नहीं, कम होंगी, वीप लाइक मूवमेंट, ओके। बोथ आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द सेल। लोकोमोशन में काम कर रही है, ठीक है, और मूव करवा सकती हैं जो भी फ्लूइड है आसपास का, ठीक है, उसको भी मूव करवा देंगी, ओके। ये स्लाइड इतनी कहती थी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सोनीम के स्ट्रक्चर के बारे में, बट उससे पहले एक और काफ़ी डिटेल्ड वाला, मतलब अगर जानना है कि कैसे होगा ये सब तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये एक सेल है और इसके ऊपर ये फ्लैजिला लगी हुई है, ठीक है, ये एक फ्लैजिला लगी हुई है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजिला की, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 2 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी एंड एक्सोनीम, ठीक है, बेसल बॉडी एंड एक्सोनीम। तो किस तरीके से अरेंज्ड होंगे वो पार्ट्स, देखो यार, ये है हमारी बेसल बॉडी, ठीक है, यहाँ लगी हुई है हमारी बेसल बॉडी और इसके अंदर होगा ऐसे एक्सोनीम। सिंपल सी बात है यार, जो हमारा फिलामेंट है या हमारा फ्लैजिला है, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक अरेंजमेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट से ही सब कुछ बन रहा है, जो भी ये स्ट्रक्चर्स है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हो गए जो मोटिलिटी में काम कर रहे हैं, ये सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये किसका कोर स्ट्रक्चर क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है इनमें, उनके बारे में बात की गई है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जिससे फ्लैजिला बन गया, दैट्स इट, उसको बोला गया है एक्सोनीम, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट को क्या बोला गया है, एक्सोनीम, दैट्स इट। कौन किस में प्रेजेंट है एक्सोनीम अरेंजमेंट, हमारे सीलिया में और फ्लैजिला में, दोनों में। तो बेसल बॉडी और ये एक्सोनीम प्रेजेंट होगा और ये फ्लैजिला बना देगा, ठीक है जी। तो ये है एक्सोनीम और ये है बेसल बॉडी, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीलिया में किस तरीके से प्रेजेंट होगा। मान लो ये सीलिया का एक सीलिया का नहीं, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और इसके ऊपर इस तरीके के सीलिया लगे हुए हैं, ओके। अब जैसे कि वहाँ प्रेजेंट थे तो इसके अंदर भी एक्सोनीम प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी एक्सोनीम प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी एक्सोनीम प्रेजेंट होगा, यहाँ बेसल बॉडी लगी होगी, यहाँ भी बेसल बॉडी लगी होगी, बस दैट्स इट, दिस इज द अरेंजमेंट सीलिया में, ओके। तो ये अरेंजमेंट हो गई सीलिया की, डन, दैट्स इट, यही अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इसको एक्सोनीम बोल दिया, इसको बेसल बॉडी बोल दिया, इससे बन गया हमारा फ्लैजिला और सीलिया, ये अरेंजमेंट होती है। अब एक्सोनीम, मान लो इसका मैंने क्रॉस सेक्शन काटा, एक्सोनीम है ये एक्सोनीम था, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन काटा, मतलब किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन काट रही हूँ मैंने हाथ को ऐसे काट दिया, ठीक है, तो वो इस तरीके से दिखेगा ना। मान लो ये था, ये कुछ था, एक स्ट्रक्चर इस तरीके का था, जब मैंने इसका क्रॉस सेक्शन काटा तो मुझे ऐसा दिखेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, इस तरीके का कुछ दिखेगा, मतलब ऐसे, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन ये ऐसे दिख रहा है मुझे, ये ऐसे है, जब मैं इसको ऐसे काटूंगी तो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक है। तो मैंने अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटा तो मैंने देखा कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होगी,
ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं ऐसे कुछ, जो मैंने क्रॉस सेक्शन काटा इसका। तो वही अरेंजमेंट हम पढ़ने वाले हैं अब, कि कैसी अरेंजमेंट होती है इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की। डन। तो वही अरेंजमेंट को एक्सोनीम बोला गया है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होगी तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और सीलिया और फ्लैजिला में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको एक्सोनीम कोर बोली गई है, मतलब कोर स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको एक्सोनीम बोला गया है। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। पहले एनसीईआरटी का डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले खुद बनाएंगे उसके बाद देखते हैं। पहले एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, अरे भाई हमने एक सेल ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर मैं 9 डबलेट्स बनाऊंगी माइक्रोट्यूब्यूल्स के। 9 डबलेट्स क्या हुए, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है 9 बार इस तरीके से, ठीक है। और एक ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक कलर ये ले लिया मैंने मान लो, और ये कैसे ले लिया फिर, ठीक है। फिर ये एक और बना दिया यहाँ पर, एक और बना दिया यहाँ पर, एक यहाँ बना दिया, फिर एक यहाँ बनाएंगे, ये 3 बन गए हैं, फिर एक ऐसे, कितने बन गए, 1 2 3 4, 5 और बनाने हैं। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। ये बन गया हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक ये जो हुआ इसको बोला गया है डबलेट। क्या बोलते हैं इसको, अगली साइड पे लिखते हैं, मैं डबलेट ही लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबलेट। मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है ना, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनको बोला गया है डबलेट, ठीक है। तो बोलते हैं 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं, 9 डबलेट्स प्रेजेंट होंगे, और सिंगलेट भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, सिंगलेट बोले तो सेंटर पे यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ पर बीच में और एक यहाँ पर बीच में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, ठीक है। जैसे वो एक्सोनीम 13 लगे होते हैं ना, वो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ये जो एक गोला बन रहा है ना, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का गोला है, और ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये पर्पल वाला दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं जो हम वो पूरा 13 वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एक माइक्रोट्यूब्यूल है 13 प्रोटोफिलामेंट्स को बना के, तो वो एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है ये, ओके। और यहाँ इसके बीच में, अब इनके बीच में होते हैं लिंकर्स प्रेजेंट। लिंकर्स क्या, जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं। हाँ जी, इस तरीके से लिंकर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों के बीच में भी लिंकर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी लिंकर प्रेजेंट होता है। इनके ऊपर होती है एक शीट, जो ये सेंटर वाले दो है सिंगलेट, सिंगल हो गए ना, ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, ये दोनों साथ साथ में ओवरलैप कर रहे हैं। जो ये वाले हैं ये साथ साथ में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनको बोल दिया डबलेट। अगर ये दोनों सिंगल पड़े हैं तो इनको बोल दिया सिंगलेट, ठीक है। नॉर्मल सी बात थी ये तो। इसके ऊपर जो सेंटर वाला है इसके ऊपर शीट प्रेजेंट है, ठीक है, इसके ऊपर शीट प्रेजेंट है, तो ये डबलेट हो गए, ये सिंगलेट जैसे कि तुम हो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनमें, जिनसे ये सेंटर वाले से जुड़े होंगे। मान लो इस तरीके से एक प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। अरे अरे हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये होता है रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल स्पोक। रेडियस मतलब क्या होता है, सर्कल की रेडियस सबको पता है क्या होती है, उसी तरीके से इसको रेडियल स्पोक बोल दिया, जो कि डबलेट को शीट से जोड़ रहे हैं, मतलब जो बीच में है उनसे जोड़ रहे हैं डबलेट को, उसको रेडियस बोल दिया। सिंपल सी बात है, सर्कल
सर्कल देखा होगा तो सर्कल से सेंटर से लेकर जो पैरामीटर तक जो होता है, पैरामीटर जो सर्कल की जो पेरिफेरी होती है, मान लो ये सेंटर है सर्कल का, इस यहाँ जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस बोलते हैं। तो पेरिफेरी पे कौन से प्रेजेंट है, इनको पेरिफेरी भी बोलते हैं, मतलब पेरिफेरल भी बोलते हैं, ठीक है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। तो जो इनको जोड़ रहे हैं यहाँ तक उसको बोल दिया रेडियल स्पोक। क्या बोल दिया, रेडियल स्पोक। तो इस तरीके से ये रेडियल स्पोक से जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। रह गया कोई क्या, हाँ ये वाला रह गया भैया, थोड़ी शीट बड़ी कर देते हैं, उससे जोड़ देंगे हम फिर। ओके, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है एक्सोनीम का। ये है क्रॉस सेक्शन उसका जो हम अभी काट रहे थे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये होता है क्रॉस सेक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं चीज़ों को, मतलब यहाँ से जान लेते हैं। अगर देखें तो जैसे कि हमने बनाया यहाँ पर, तो ये थे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, बोले तो डबलेट्स, जो कि पेरिफेरी क्या होता है, सरफेस। हमने पेरिफेरल प्रोटीन्स पढ़े थे, तो सरफेस पे जो प्रोटीन लगे हुए थे उसको बोला पेरिफेरल प्रोटीन्स। उसी तरीके से जो डबलेट्स सरफेस के पास लगे हुए हैं, सरफेस पर लगे हुए हैं, उनको बोला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, या डबलेट्स बोल रहे हैं। मतलब दो हैं ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके साथ क्या प्रेजेंट है, लिंकर्स प्रेजेंट है, जो कि इन दोनों को लिंक कर रहे हैं। इंटर डबलेट मतलब दो डबलेट्स के बीच में इंटर मतलब दो के बीच का इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। फिर ये हमारी हो गई सेंट्रल शीथ, जो कि दो सिंगलेट्स प्रेजेंट है यहाँ पर। इसको क्या बोला गया है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और सिंगलेट भी बोल सकते हैं क्योंकि सिंगल है ना दोनों, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है रेडियल स्पोक हो गई है, ओके। और ये जो तुम्हें दिख रही है ना ये स्ट्रक्चर्स, इनको डाइनिन बोलते हैं, दैट्स इट। इतना ही याद रख लेना डाइनिन। और क्या होता है, इसका मूवमेंट में हेल्प करवा देते हैं दोनों की, मतलब जो इनकी ओवर स्लाइडिंग होती है ना दो डबलेट्स की, वो करवाती हैं डाइनिन। बस इतना याद, नाम कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रख लेना, डाइनिन बोलते हैं इनको, ठीक है। और इतना सा फंक्शन याद रख लेना, ओके। तो ये था इनका काम। अगर तुम बनाना चाहो ऐसे बनाओगे इनको, और अच्छे से देखोगे कैसे होता है, याद कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये होती है एक्सोनीम का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड, पेरिफेरल माइक्रो डबलेट्स नो प्रेजेंट है, 9 पेरिफेरल माइक्रो डबलेट्स। अब इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे फिर, 9 माइक्रो डबलेट्स हैं और 2 सिंगलेट्स हैं, तो बोलते हैं हम 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट, 9 ये प्रेजेंट हो गए और 2 अंदर वाले सिंगलेट्स, तो उसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है जी। क्या क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि लगे हुए हैं डबलेट्स बोलते हैं, ठीक है जी। इंटर डबलेट ब्रिज है, फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है 2, रेडियल स्पोक है, सेंट्रल शीथ है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्ट्रक्चर है, ओके। ये भी इसके अंदर ये भी प्रेजेंट है, इंटर डबलेट, ये बनाया हमने, यस, ओके। तो ये था स्ट्रक्चर एक्सोनीम का, ओके। तो ये थी 9+2 अरेंजमेंट। ये किसमें मिलती है, सीलिया और फ्लैजिला के एक्सोनीम में। डन, समझ आ गया होगा आई होप सबको। ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम के बारे में बात कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोनीम में 9+2 अरेंजमेंट होती है। यूकैरियोटिक मोटाइल फ्लैजिला और सीलिया में 9 डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड सर्कुलरली, 2 सेंट्रल सिंगुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेंटर, कॉल्ड द 9+2 अरेंजमेंट। अगर की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ईच डबलेट हैज 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेंट्रल शीथ की बात करूं तो इंक्लोज द 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। रेडियल स्पोक्स connects each outer doublet with the central sheath. इंटर डबलेट ब्रिज कनेक्ट एडजेसेंट डबलेट्स, मतलब ये वाले 2 थे, इनको इससे कनेक्ट करना है तो मैं इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्ट करूँगी, ठीक है। तो ये था 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। थोड़ा सा अब ये सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ये क्या होता है। सेंट्रोजोम तो हमने पढ़ा था, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट क्या है इसका कोर स्ट्रक्चर, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल अगर मैं बात करूं, सेंट्रियोल होता है ईच सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल की अरेंजमेंट देखते हैं। सेंट्रियोल से सेंट्रोजोम बनता है, ठीक है। सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में काम आता है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया, सेल डिवीजन तो करनी ही है सबको।
तो सेंट्रियोल से अगर मैं बात करूं सेंट्रोजोम बनता है और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो। ओके, तो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ पहले यार स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ने आएंगे। ओके, ऐसे भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, बट हम खुद बनाएंगे भी। ये देखो यार, सिंपल सी बात है, वो समझ चुके हैं तो बनाने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, ऐसे ही समझ आ जाएगा नॉर्मली। ओके, जैसे कि उसमें 2 डबलेट्स लगे हुए थे इस तरीके से, 2 डबलेट 2 डबलेट 2 डबलेट। यहाँ पर 9 ही है, 9 लगे हुए हैं, बट 3 का सेट है। ये 3 का एक सेट, ये 3 का एक सेट, ये 3 का एक सेट, 3 लगे हुए हैं 9 की अरेंजमेंट में। ठीक है, 9 लगे हुए हैं, मतलब इस तरीके से 9, और हर में कितने हैं, मतलब ईच कंटेनिंग 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 9 ऐसे लगे हुए हैं, 9 लगे हुए हैं पूरे पूरे। ठीक है, और एक इसमें जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, इसके अंदर सेंट्रल वाले कोई प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेंट्रल प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी जगह एक हब प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हब। हब होता है, प्रोटीनिशियस हब होता है, प्रोटीन का बना हुआ हब प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में। रेडियल स्पोक प्रेजेंट है यहाँ पर भी। फिर देखो यहाँ पर लिंकर प्रेजेंट है, इसको क्या बोला गया है, लिंकर। वहाँ पे भी प्रेजेंट है लिंकर, लिंकर। ये लिंक कर रहे हैं इसके ए से इसके सी को, ऐसे, फिर इसके ए से फिर इसके सी को। समझ रहे होंगे ये बात को। बाकी माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बोला गया है इसको, सेंट्रल हब है। ठीक है, जैसे कि उसके प्रोटोफिलामेंट में अगर हम बात करते हैं तो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, उसी तरीके से इसके प्रोटोफिलामेंट में ए बी सी ऐसे 3 लगे हुए हैं ये। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका प्रोटोफिलामेंट बोल दिया है इसको। तो ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे पूरा बनाकर वही सेम चीज़ 13 का वो एक माइक्रोट्यूब्यूल बन जाएगा। तो इस तरीके की अरेंजमेंट मिलेगी। इसको बोला गया है 9+0 अरेंजमेंट। क्यों 9+0 अरेंजमेंट? क्योंकि सेंटर में तो कुछ है ही नहीं, उसके सेंटर में 2 थे तो 9+2 अरेंजमेंट बोल दिया, बट इसको 9+0 अरेंजमेंट बोला गया है। अब एक क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं पूरे के पूरे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक्सोनिम वो वाले स्ट्रक्चर में, जो 9+2 अरेंजमेंट है उसमें कितने होंगे? गिनो गिनो। देखो बाहर वाले पेरिफेरी पे कितने लगे हुए हैं? 9 डबलेट्स लगे हुए हैं। डबलेट में कितने, मतलब 9 × 2 18, और 2 सेंट्रल लगे हुए हैं तो 20 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो गए? सिंपल सी बात है, 9 × 3 27 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे गिन के 27 हो गए, बीच में कुछ है नहीं। ठीक है, बीच में कुछ है नहीं। ओके, अब बात करते हैं सेंट्रियोल की। स्ट्रक्चर पढ़ लिया है हमने, तो ईच सेंट्रियोल इज इक्वल टू 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब 9 लगे हुए हैं और एक में कितना है? 3 है, तो 3 ऐसे अरेंजमेंट लगी हुई है। नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, कोई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो इसको बोला गया है 9+0 अरेंजमेंट। ट्रिपलेट्स लिंक्ड टुगेदर, इसको बोला गया है लिंकर्स। हब एंड स्पोक्स, हब क्या है? सेंट्रल प्रोटीनिशियस हब, प्रोटीन की हब है। कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स वाया रेडियल स्पोक। और सिंपल सी बात है, एक चीज देखो यार, कैसा लग रहा है तुम्हें? ऐसे नहीं लग रहा कि एक बैलगाड़ी का पहिया है? तुमने बैलगाड़ी का पहिया देखा होगा, इस तरीके का ही लगता है। तो ऐसे बोला है इसको लाइक अ कार्ट व्हील, मतलब एक बैलगाड़ी के पहिए की तरह लग रहा है ये स्ट्रक्चर। ओके, तो डन। सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडीज, डन। और बेसल बॉडी यार सीलिया में भी काम आ रही है, फ्लैजिला में भी काम आ रही है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं सेंट्रोजोम कैसे बना रहा है ये सेंट्रियोल। देखो यार, मान लो मैंने इसको बोल दिया, अरे वेट, हाँ जी, मैंने एक ये स्ट्रक्चर दिखा, इसको मैंने बोल दिया सेंट्रियोल। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बोल दिया सेंट्रियोल, और इसका 9+0 अरेंजमेंट है। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन काट के देखूँ तो 9+0 अरेंजमेंट दिख रही होगी। ठीक है, अब मैंने सेंट्रियोल को, एक सेंट्रियोल है ये और एक सेंट्रियोल ये हो गया, एक सेंट्रियोल ये हो गया, दोनों को परपेंडिकुलर रख दिया, दोनों को परपेंडिकुलर रख दिया। इनको परपेंडिकुलर रखने से एक स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम, दैट्स इट, ये था सेंट्रोजोम। ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स को परपेंडिकुलर रख देंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पर रख देंगे, उसको बोलेंगे सेंट्रोजोम। तो क्या बोला गया है? फाउंड नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, हैज 2 सेंट्रियोल्स अरेंज्ड परपेंडिकुलरली सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सिंपल सी बात है, पेरीसेंट्रियोलर
मटेरियल, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ऑर्गेनाइजेस माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिविजन्स। अब ये क्या बालबला है इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन है सेंट्रियोल का। तो ये 3 ऐसे लगे हुए हैं, ये हमारा सेंट्रल हब है, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। देन लिंकर्स भी हैं प्रेजेंट। जो देखो ये देखो, इसका मान लो ये पहला है 1, इसको इसके लास्ट से जोड़ रहे हैं, ये इसका थर्ड हो गया तो इसका फर्स्ट हो गया, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को मान लो ये इसका थर्ड है, मान लो ऐसे, ठीक है। ये इसका फर्स्ट है, ये इसका थर्ड है, तो ये इसका फर्स्ट है, इस तरीके से ऐसे जुड़ रहे हैं। डन। और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा तुम्हें, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर अरेंज्ड है ना सेंट्रोसोम में, दोनों परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है सेंट्रोसोम में, ठीक है जी, समझ गए। यही होता है सेंट्रोसोम। अब जो मैं उसके बारे में बात करी थी, उस लाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या है, ये तो सिंपल अभी पढ़ के आएंगे, सेंट्रोसोम है ये क्या है, सेंट्रोसोम। अब इनके बाहर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, थ्रेड लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लग जाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा सेंट्रोसोम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, एमोर्फस मतलब गाढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लग जाते हैं इस तरीके से, ये धागों की तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लग जाते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर को बोला जाता है एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, मतलब क्या काम करवा रहा है एस्टर, उसके बारे में सेल डिवीजन में पढ़ रहे होंगे। बट अभी इतना स्ट्रक्चर पढ़ा है कि सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम, उससे थ्रेड लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलने लग जाते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, उसको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक और लाइन भी लिखी हुई है कि स्पिंडल फाइबर्स भी निकलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, दैट्स इट। कैसे निकलते हैं बस इतनी बात करेंगे। बाकी जो सेल डिवीजन में काम कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, कैसे काम कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्रोमोसोम्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बारे में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जो हमारा इसके बाद का चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो है, हाँ जी, ये क्या है हमारा एस्टर, क्या है एस्टर। अब एस्टर से क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, हाँ जी, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ पर भी स्पिंडल फाइबर्स। तो इस तरीके की अरेंजमेंट को, 2 एस्टर्स लगे हुए हैं सेल में, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स है, इस तरीके का अरेंजमेंट को बोलते हैं स्पिंडल अपैरेटस, स्पिंडल अपैरेटस, समझ गए। 2 एस्टर्स लगे हुए हैं प्लस स्पिंडल फाइबर्स है, इसको बोला गया है स्पिंडल अपैरेटस। क्या बोलते हैं, कंट्रोल क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिंपल सी बात है, जब हम सेल डिवाइड कर रहा होता है तब क्रोमोसोम्स बनते हैं और उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमें जब सेल डिवाइड करवाना है तो 2 सेल्स में डिवाइड करवा, 2 सेल्स में हमें क्रोमोसोम्स बांटने हैं, ठीक है, क्योंकि एक जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में टूटेगा, तो हमें क्रोमोसोम की मूवमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम की मूवमेंट को कंट्रोल करवाते हैं। ओके देन, यही था आज का लेक्चर। सिंपल सी, इतनी सिंपल सी बातें हैं, सब हमने पढ़ी इतने प्यार से। जैसे कि हमारा ये एक्सोनीम क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होती है, और हमारे दूसरी अरेंजमेंट है सेंट्रियोल की, जिसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9+0 बोले तो सेंट्रल वाला प्रेजेंट नहीं है। ईच सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि 9×3 वाली अरेंजमेंट बनाते हैं। 9 इस तरीके से हैं और 3-3 लगे हुए हैं। 9 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+0 पैटर्न, ठीक है जी। सेंट्रोसोम क्या है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया है हमने, हाँ जी। ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के थ्रू ही रिवाइज करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्लास को बोलेंगे टाटा बाय बाय, हाँ जी। ओके, तो एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो, ये तो हमने कल पढ़ लिया था वैसे, बट ठीक है। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance and the shape of the cell, ठीक है। ये देखो यार, क्या सा प्यारा सा अरेंजमेंट दिख रहा है। 2 तुम्हें सेंटर में दिख रहे हैं, ये 2 इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्यारा सा अरेंजमेंट दिख रहा है, अगर इसको इस तरीके से देखें तो ये ऐसा अरेंजमेंट है। ओके, सीलिया फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला
मतलब सिंगल है तो सीलियम बोल रहे हैं, इसको फ्लैजिलम बोल रहे हैं। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. ठीक है। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. वहाँ क्या होता है, hook, basal body and filament, जो उसकी composition भी अलग होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने स्टडी की फ्लैजिला और सीलिया की, तो हमने देखा कि जो इनकी कोर है वो तो एक्सोनीम है। Core called the exoneme. The exoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubules. इस अरेंजमेंट को एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर टू एज द 9+2 array. Array क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। The central tubules are connected by the bridge and is enclosed by the central sheath. ठीक है, जो कि रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होती है पेरिफेरल से। ठीक है। The peripheral doublet also interconnected by the linkers. Cilium and flagella emerge from the central-like structure called basal body. यही लाइन जो हमने देखी, हमने जो लास्ट वाली साइड देखी है, क्या बोलते हैं, सीलिया और फ्लैजिला कहाँ से आई है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेसल बॉडी हो गई। हाँ जी। तो बेसल बॉडी में कौन सी अरेंजमेंट प्रेजेंट है, 9+0 अरेंजमेंट प्रेजेंट है, नॉट 9+2, 9+0 अरेंजमेंट। और एक्सोनीम में 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली एंड यूजुअली कंटेन 2 cylindrical structures called centrioles. They are there around by amorphous pericentriolar materials. ठीक है जी। Both centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. अरे हाँ जी। Made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Tubulin protein यानी सिंपल सी बात है। Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region, proteinaceous hub, which is connected to the tubules via radial spokes. Centrioles form the basal body of cilia और flagella. Okay, and spindle fibers. Centrioles जो होते हैं basal body बनाते हैं। ठीक है। और उनसे क्या बनता है फिर spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. Okay. Next questions आ गए हैं जी, चलो questions करते हैं। Which of the following is true about, हाँ, which of the following is true about exoneme? Exoneme के बारे में क्या true है, except, ठीक है, it has 9 doublets of peripheral microtubules, सही है। 2 centrally located microtubules, सही है। 9 रेडियल स्पोक्स, ऑब्वियसली सही है। सेंट्रल शीथ इज एब्सेंट, भैया क्यों होगी सेंट्रल शीथ एब्सेंट, अभी तो पढ़ के आए हैं, प्रेजेंट होती है। ठीक है। सीलियम एंड फ्लैजिलम अराइज इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी, शाफ्ट, बेसल प्लेट, ऑल ऑफ दिस। नहीं भैया, बेसल बॉडी होती है। ओके। नेक्स्ट, Which of the following is true about centrosome? सेंट्रोजोम जब हम पढ़ रहे थे, शुरू में थे चैप्टर के, तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रोजोम एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होती है। अगर रिवाइज कर रहे हो चैप्टर को तो याद रहेगा। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली, सही है। हाँ, कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स, बिल्कुल सही है। सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है। Which of the following is true about centrioles? Centrioles के बारे में क्या true information दी गई है? It lacks microtubules in the center. सही है यार। ठीक है। Hub is proteinaceous. It forms the body of cilia or flagella and spindle fibers. ठीक है। तो all of the above is the answer. Which of the following is true? Centriole is well developed in animals. Perfect. Centrioles lie perpendicular to each other in centrosome. Perfect. 9+0 arrangement in microtubules is present in centriole. Yes, all of these answer. Okay. Next, how many of the following structures are synthesized by microtubules? Centrioles, basal body, cilia, flagella, spindle fibers. सारे ही microtubule से बनते हैं ये, सारे ही। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 is the correct answer. ठीक है। I hope सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे हर चीज़ों की। डीपी भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए बने रहो बायोबडी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और शेयर करना जो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।